जोहार साथियों, बताइए आज के क्लास में जो हम लोग सीएनटी एक्ट यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जो लागू किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये है क्या। तो आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो है 1908 के समय में हमारे देश में जो है अंग्रेजों का यहाँ पर शासन चलती थी। और अंग्रेजों ने छोटानागपुर का जो क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पर भूमि संबंधी जो विवाद होती थी, उन सब को खत्म करने के लिए जो है एक एक्ट बनाया, जिसको कहा जाता है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीएनटी एक्ट। अब ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड में ही इस तरह का एक्ट है। ये अलग-अलग राज्यों में डिफरेंट नामों से जो है काश्तकारी अधिनियम जो है बनाया गया है, उस क्षेत्र का जो भी भूमि संबंधी विवाद जो होती थी उसको खत्म करने के लिए। और हमारे जो छोटानागपुर जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर जो अधिनियम है, ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से इस अधिनियम को बनाया गया है। यानी अगर आपको पूछेगा कि छोटानागपुर जो एक्ट देख रहे हो, ये किस एक्ट से प्रभावित है? तो ये जो एक्ट प्रभावित है, ये आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम से ये प्रभावित है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि काश्तकारी अधिनियम है क्या? ये अभी तो आपको बताएँ कि ये भूमि संबंधी विवाद यानी भूमि संबंधी जो भी यहाँ पर विवाद होती थी भूमि संबंधी, तो उसको खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो काश्तकार का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। छोटानागपुर तो हो गया क्या नाम, और काश्तकार यहाँ पर क्या होती है, और अधिनियम मतलब या एक्ट हो जाती है। तो काश्तकार होता क्या है उसको सबसे पहले समझिए। तो देखिए, इस क्षेत्र में जो भी यहाँ की जो भूमि होती थी, ये भूमि या तो राजा की होती थी या भूस्वामी यानी जो जमींदार होते थे उसकी ये भूमि होती थी, जो स्टार्टिंग से उन लोग के पास जो होती थी। अब इस भूमि की क्या कहानी है, बाद में क्या इसका कंडीशन यहाँ पर बना, तो जो जमींदार होते थे जितनी उसके पास जमीनें होती थी सभी जगह अकेले जो है जमींदार वहां पर कृषि जो है नहीं कर सकता था, यानी वहां पर खेती सभी जमीनों में नहीं कर सकता था। अभी भी बहुत ऐसे मूड़ा होते हैं गांव में, या जो मूड़ा मानकी जो होते हैं या जो महतो होते हैं, उन लोगों के पास इतनी जमीनें होती है कि उन सभी जमीनों पे जो है ना अकेले कृषि नहीं कर पाते थे। तो वो जो ज़मीनें होती थी, वो कुछ अन्य लोगों को दिया जाता था जो खेती के लिए। अब वो जो होते थे, वो क्या काश्तकार कहलाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो नियम बनाया गया वो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। अलग-अलग राज्यों में काश्तकारी का इस तरह से नियम बनाया गया है। तो जो ज़मीन जो है कृषि के लिए जो भी व्यक्ति ले लिया, वो क्या कहलाता था काश्तकार। तो यहाँ पर काश्तकार भी जो है डिफरेंट प्रकार का यहाँ पर आपको काश्तकार देखने को मिलेगा, जो अभी आप लोगों को आगे चल के हम बताएँगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे काश्तकार किसको कहते हैं, यानी जो जमींदार होते थे या जो यहाँ का राजा होते थे या मूड़ा मानकी जिसको बोलते हैं, उन लोगों के पास बहुत जमीनें होती थी, और वो जमीन किसी अन्य व्यक्ति को कृषि के लिए यदि दिया जाता है और वो व्यक्ति उसके बदले में जो है लगान भी चुकता करता है, यानी जो टैक्स देता है उस जमीन का, तो उसको क्या कहा जाता है, काश्तकार कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड में जो छोटानागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, ये किस-किस प्रमंडल पे ये लागू है और कितने राज्यों पे लागू है, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो झारखंड का मैक्सिमम जो क्षेत्र देख रहे हो ना, वहाँ पर सीएनटी एक्ट लागू है, मात्र एक क्षेत्र का छोड़कर। देखिए यहाँ पर, ये जितना भी यहाँ पर जो क्षेत्र देख रहे हो, सिर्फ आपका ये आपका जो संथाल परगना वाला क्षेत्र को छोड़ के यहाँ तक जो है सीएनटी एक्ट लागू है। सीएनटी एक्ट जो देख रहे हो, ठीक है? इतना क्षेत्र है, यानी कितना प्रमंडल हुआ 1, 2, 3, 4, यानी झारखंड का अगर आपको पूछेगा कि सीएनटी एक्ट कितना प्रमंडल पे लागू होती है, तो 4 प्रमंडल पे जो है यहाँ पर सीएनटी एक्ट लागू होता है, जबकि एक प्रमंडल जो है संथाल परगना वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर सीएनटी एक्ट लागू नहीं, याद रखना है, ठीक है? तो कितना 4 प्रमंडल पे इसको लागू किया गया है। आइए सीएनटी एक्ट का और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जानते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर, ये कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटानागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, ये किस तिथि को लागू किया गया था? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो लागू हुआ था, ये 11 नवंबर 1908 को इसको लागू किया गया था। एकदम डेट के साथ याद रखना है। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हुआ है, और यहाँ पर सीएनटी एक्ट लागू कब हुआ है पूछेगा तो 11 नवंबर, कितना? यानी 4 दिन पहले, यानी डेट अगर देखा जाए 4 दिन पहले, ऐसे तो ये आपका 1908 में लागू हुआ है, यानी बहुत पहले लागू हुआ है, ठीक? तो डेट आपको याद कराने के लिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 15 नवंबर से 4 दिन पहले याद रखना, 11 नवंबर 1908 को जो है सीएनटी एक्ट लागू हुआ था। अब देखिए यहाँ पर 29 अध्याय है,
अगर आपको पूछा कि सीएनटी एक्ट जो बना है, एक्ट जिसपे वहां पर जो भी नियम कानून लिखा गया है, उसपे कितना अध्याय है, तो अध्याय इसमें पूछता है कितना है, तो अध्याय 19 है। और इस पे धाराएं देखा जाए 271 इस पे धारा है। यानी वहां पर जो भी नियम कानून जो लिखा हुआ है धारा के रूप में, जो आप लोग जैसे अनुच्छेद में आप लोग पढ़ते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर धारा के रूप में जो लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना धाराएं हैं पूछेगा तो 271 यहाँ पर धाराएं। अभी तक जो है यहाँ पर 26 बार यहाँ पर संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन हुआ पूछेगा तो 26 बार यहाँ पर संशोधन किया गया है। इस पे किस पे, तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 है इस पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसका जो पहला संशोधन हुआ था 1920 में, और इसका लास्ट में संशोधन हुआ है 1995 पे। यानी 1920 से 1995 पे अभी तक इसके बाद जो है यहाँ पर संशोधन नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक संशोधन हुआ था 66वें संविधान संशोधन 1990 में किया गया था, और इसके तहत जो है इसकी कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब इस पे जब भी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना पड़ेगा, यानी इसकी जो कुछ धाराओं को जो अनुसूची 9 में रखा गया है, वहां पर कभी भी यदि आपको बदलाव करना रहेगा, तो इसके लिए आपको संसद में ही बिल पारित करना होगी। यानी विधानमंडल पे बिल पारित होगा तो ये यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आएगी। इसके लिए आपको संसद में बिल जब तक पारित नहीं होगा, तब तक यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका ये यानी देखा जाए 66वें संविधान संशोधन 1990 में जो है इसको कुछ धाराओं को क्या किया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और उन सब में कभी भी आपको यदि बदलाव करना है, तो आपको कहाँ बिल पारित करना पड़ेगा, तो संसद में आपको जो है पारित करना पड़ेगा। चलिए और कुछ चीजों को देखिए। इसका ब्लूप्रिंट जो देख रहे हो, इसको तैयार करने वाला व्यक्ति था जॉन एच हाफमैन। देखिए हाफमैन था, ठीक, इसको याद रखिए। तो सीएनटी एक्ट का जो ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था, यानी इसका जो मेन खाका जो तैयार किया था, वो कौन था, तो जॉन एच हाफमैन, इसने तैयार किया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, जो महत्वपूर्ण है उद्देश्य, इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसका क्या उद्देश्य था कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का। तो आप लोगों को बताए थे कि भूमि संबंधी जो विवाद होती थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या है। जनजातीय समुदाय हेतु भूमि अधिकारों की रक्षा, यानी छोटानागपुर क्षेत्र में जो भी जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर जनजातीय समुदाय हेतु भूमि अधिकारों की रक्षा, उन लोगों की जो भूमि का जो अधिकार है उन लोगों को, तो उसकी रक्षा किया जाए। यानी इसकी भूमि जो है कोई दूसरा ना ले ले, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस नियम को यहाँ पर लाया गया था। दूसरा यहाँ पर देखिए, भूमि संबंधी मालिकाना हक जनजातियों को प्रदान कराना। भूमि का जो मालिकाना हक, यानी जो जमींदार होंगे, वो यहाँ का कौन होंगे, यहाँ की जनजातीय होंगे। तो भूमि संबंधी मालिकाना जो हक है, ये भी क्या है, जनजातियों को ही प्रदान कराना। भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना। जनजातीय विद्रोह प्रति नियंत्रण, जनजातीय विद्रोह के प्रति भी नियंत्रण। तो उस समय जो जनजातीय विद्रोह हुआ करता था, उन सब के उसके लिए भी यहाँ पर उस पर भी नियंत्रण लिया किया जा सके। तो देखिए, भूमि संबंधी जो भी यहाँ पर विवाद होती थी, भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, और जो जनजातीय विद्रोह जो झारखंड में चलता था, उन सब में भी जो है नियंत्रण पाना इसका मुख्य कारण था। छोटानागपुर जो काश्तकारी अधिनियम जो देख रहे हो। आइए अब कुछ जमीन का जो मालिक होता है, और उसके बाद काश्तकार क्या होते हैं, और काश्तकार में कौन कौन सा पार्ट्स आता है, उन सबको हम लोग यहाँ पर, यानी उसके कौन कौन से भाग यानी व्यक्ति होते हैं, उन सबको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिए, भूस्वामी। भूस्वामी होता कौन है, इसको सबसे पहले जानिए यहाँ पर। तो स्वामी जो देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका भूमिया या भूमिपति या जमींदार को कहा जाता है। तो भूमि का जो मेन जो मालिक होता है लैंड का, तो वो होता है भूस्वामी। जो मुख्य व्यक्ति जो होते हैं, जिसका जमीन होती है, तो वो जमींदार होते हैं। तो हमारे झारखंड में इन सब अगर देखा जाए तो वो होते कौन है, तो आप लोग देखते होंगे कि गांव में मानकी होता है, मूड़ा होता है, फिर महतो होते हैं, और छोटानागपुर क्षेत्र में इधर राजा भी होता है। तो राजा लोगों के पास बहुत सारा जमीन होते हैं। तो ये जो जमींदार होते हैं या जो मानकी मूड़ा जो होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग जो है रसीद भी काटते थे। आप लोगों को पता होगा रसीद, यानी जो रसीद होते हैं ना, वो मूड़ा मानकी पहले काटा करता था। जो जमींदार होता था, वे लोग रसीद देते थे।
ठीक है? तो इस तरह का चलता था। अभी तो डायरेक्ट जो है टैक्स जो है सरकार के पास चली जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, मूड़ा मानकी जो गाँव के होते थे ना, वे लोग जो है रसीद काटते थे ज़मीन की। तो मेन कौन हुआ? तो मेन जो ज़मीन का जो मालिक हुआ, जो मेन ज़मींदार जो हुआ, उसी का ये सारा ज़मीन है, जो रसीद कटता है। तो जो रसीद कटता है, वो क्या हो गया यहाँ पर, भूस्वामी यानी भूमि का जो ज़मींदार होता था। अब देखिए ये क्या करता है, वह व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष भूमि पर स्वामित्व यानी जो विशेष भूमि जो होता था, उसका मेन जो मालिक है वो कौन? वो आपका भूस्वामी होता था, या उसको यहाँ पर जमींदार या भूमिया भी कहते हैं। किसी काश्तकार को अपना जमीन देने वाला व्यक्ति, और ये क्या करता है, किसी भी काश्तकार को अपनी जमीन देता है। अब यहाँ पर काश्तकार हम लोग देखेंगे कि काश्तकार कौन-कौन हो। तो ये भूस्वामी क्या होता है, ये काश्तकार को अपनी जमीन दे सकता है, ठीक? अब काश्तकार होते कौन है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए काश्तकार के बारे आप लोगों को तो बताए थे कि जो भूस्वामी यानी जमींदार से जो जमीन लेता है उसको काश्तकार कहा जाता है। तो काश्तकार को यहाँ पर 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से ऐसे इसके अलावा और भी होंगे, ठीक है? तो देखिए काश्तकार यहाँ पर एक रैयत होता है। रैयत समझिए क्या होता है? रैयत जो देख रहे हो ना, कृषि हेतु भू धारण करने का अधिकार, यानी काश्तकार यानी भूस्वामी से, यानी जो जमींदार होता है, यहाँ पर एक चीज हम लिखेंगे उससे पहले, जमींदार, जमींदार या भूस्वामी लिखते हैं, भूस्वामी, समझिएगा बढ़िया से, ठीक? जमींदार या भूस्वामी से जो काश्तकार जो होता है ना, यानी जो रैयत होता है, ये क्या करता है, कृषि हेतु भूमि को धारण करता है। क्या करता है? कृषि हेतु यानी खेती करने के लिए जो भूमि धारण करता है, उसको क्या कहा जाता है? रैयत कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर और भी आए, ये लोग भी धारण करेंगे, लेकिन तरीका क्या है उसको समझिए पहले। अब देखिए इस पे बोला गया है कि मुंडारी खुटकट्टीदार जो है ना, इस पे नहीं आएंगे। तो रैयत के अंदर में जो है मुंडारी खुटकट्टीदार, ये इस पे नहीं आते हैं। यही कारण है, जो रैयत का जो जमीन होता है, हमारे झारखंड में आप लोग देखोगे कुछ लोग जो है रैयती लिखता है, ये जमीन कैसा है, तो ये रैयती है। अब रैयती जमीन जो होता है ना, उसको ये लोग और बेच भी सकता है, क्योंकि ये एक्ट पहले आया था, ठीक है? और उस समय और अभी यदि आप किसी मुंडा का जमीन खरीदते हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक? तो देखिए ये रैयती जो जमीन होता है, उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि खरीद लेता है, तो उसपे कोई दिक्कत होने वाली होती नहीं है बात, ठीक? तो यहाँ पर देखिए, तो ये मुंडारी खुटकट्टीदार जो होते हैं, ये जमीन नहीं होती, यानी ये नहीं होते हैं, क्योंकि रैयती जो होता है, ये सिर्फ कृषि हेतु जो भू धारण किया है, वो जमीन होती है क्या, रैयती जमीन होती है। और बहुत कोई आप लोग देखते होंगे कि खतियान में या कहीं भी लिखता है, तो कितना जमीन है इतना, तो ये क्या है, तो रैयती इस तरह से लिखा जाता है। और भी इसका बहुत सारे जो है चीजों को आपको आगे चल के बताएंगे, कुछ कुछ यहाँ पर और भी नाम आएंगे। नेक्स्ट है ये भूधारक। भूधारक यानी भूमि का धारण किया, तो अपनी या दूसरी की जमीन किस कृषि के लिए धारण करता है। अपनी जमीन हो या दूसरे के भी जमीन को यदि ये कृषि यानी खेती के लिए धारण कर लिया है, ले लिया है, तो उसको क्या कहा जाता है, भूधारक कहा जाता है। तो भूधारक भी यहाँ होगा। इसके लिए ये व्यक्ति क्या करेगा, लगान भी चुकता करेगा, लगान यानी टैक्स जिसको बोलते हैं, टैक्स भी देगा उस भूमि के लिए, ठीक है? तो ये होती है क्या, भूधारक। अब खुटकट्टीदार जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए पहले। खुटकट्टीदार क्या होता है? तो देखिए, जो भूस्वामी जो मालिक होता है ना, उसके पास तो बहुत सारा दूर-दूर तक ज़मीनें होती है, जो ज़मींदार होता है। अब कुछ ज़मीन ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर खुटकत्तीदार यानी ग्राम के जो नर वंशज होते हैं, नर, मादा की बात नहीं कर रहे हैं, नर, या जो कबीला होते हैं, जो मुंडा या जो भी कबीला यहाँ के जो नर वंशज जो होते हैं, उन लोगों ने क्या किया स्टार्टिंग समय में, कि यहाँ की जो झाड़ी होती थी, उन सबको साफ करके, उसको प्लेन करके वहाँ पर खेती योग्य भूमि बनाया, उसको तैयार किया। या ऐसा नहीं कि वो पहले से ही वहाँ खेती योग्य जमीन बना हुआ है और उसको जो है जमींदार से ले लिया, तो उसको बोलेंगे क्या, रैयत, ठीक? लेकिन यहाँ पर भूमि को सफाई भी किया, तो सफाई करने के बाद वहाँ पर खेती योग्य उस भूमि को तैयार किया। अब खेती योग्य तैयार करने के बाद वो भूमि उसके अधिकार में चला गया। तो इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, यानी वहां पर जो है वो खेती साफ करने के बाद क्या बोला देखिए, ग्राम के नर वंशज द्वारा जंगल झाड़ को साफ कर बनाया गया कृषि योग्य भूमि। तो ग्राम के जो नर वंशज होते हैं, उसके द्वारा साफ करके वहां पर जो भी कबीला होता था ना, उस समय कबीले की तरह रहता था, तो पूरा साफ करके पूरा ग्रामीण का हो जाता था वो जमीन, ठीक है? और वहां पर सफाई करके जो है वहां पर कृषि योग्य उस जमीन को बनाया गया।
अब वो जमीन जो है वो खुटकट्टीदार कहलाता है। क्या कहलाता है? खुटकट्टी। इसमें भी डिफरेंट टाइप का खुटकट्टीदार आएगा, उसको बाद में आप लोग देखोगे, ठीक है? तो मुख्य जो पॉइंट वाली बात है उसको सबसे पहले समझिए। तो खुटकट्टीदार किसको कहते हैं? तो जंगल को साफ करके, यानी जो झाड़ी-उड़ी होती है उसको साफ करके जो खेती जो यानी कृषि जो बनाया गया भूमि को क्या कहा जाता है? खुटकट्टीदार भूमि कहा जाता है। इसी में आपका मुंडारी खुटकट्टीदार भी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पर और कुछ पॉइंट यहाँ पर देखिए जो जानना चाहिए आपको। यहाँ पर कुछ देखिए लैंड का भी इस तरह से जो भूमि जो देख रहे हो, यहाँ पर इस तरह का जंगल, इन सबको साफ करके जो भूमि तैयार किया जाता था कृषि के लिए, तो ये सब भूमि जो है क्या, यानी आपका क्या बोलते हैं इसको, जो काश्तकार के अधीन में आ जाता है। अब देखिए जोत क्या होता है? जोत समझिए, जोत एक यहाँ पर आ गया वर्ड, तो जोत आप समझिए पहले, जोत क्या होती है? जोत जो भूमि देख रहे हो, नहीं बोलता है कि अरे उस जमीन को कौन जोत रहा है, तो गांव में एक जोत हल चलाने वाला, उसको भी जोत बोलता है ना, हल जोतना, ठीक है, हल चलाना को। तो आप लोग देखते होंगे कि हल हल चलाना जो होता है, हल जोतना, तो उस भूमि को आजकल कौन जोतता है? तो जोत भूमि। तो जोत भूमि क्या होता है? देखिए, रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड। तो जो जमींदार होता है उससे जो रैयत जो लेता है, एक या अनेक भूमि भी ले सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जोत भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जोत कहा जाता है। यानी वो जोत रहा है और 5 साल से 10 साल से वो जोतता है उस भूमि को, तो वो क्या हो गया? जोत भूमि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर देखिए भूगत बंध और एक बंधक होता है। ये कंडीशन पे आता है, ये भूगत बंध या बंधक कब होती है? देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास ये जमीन है और वो व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से कुछ फसल उगा नहीं पा रहा है, या किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज ले लिया, और उस समय क्या होते थे? साहूकार ये लोग होते थे, उन लोग कर्जा दे देते थे। अब ये व्यक्ति जो है अपना कर्जा जो है उसको रिटर्न नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में क्या होती है यहाँ पर, ये क्या करता है, इसके पास कुछ जमीनें जो होती है ना, वो उसको बंधक के रूप में दे देता है। क्या करता है? बंधक के रूप में। तो देखिए, ये जमीन जो बंधक के रूप में दे दिया, तो बंधक के रूप में देने का मतलब ये है कि उसके लिए आपको ना लगान देगा ना टैक्स, आपको वहां से कुछ मिलने वाली है नहीं। वो आप बंधक के रूप में दिए हो, उस जमीन का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति बंधक के रूप में इसको रखा है, जब तक आप अपना कर्ज उसको रिटर्न ना कर दो, तब तक वो जमीन उसके पास चला जाएगा। तो इस पे होता क्या है बंधक में, कि जमीन में काश्तकारों को लाभ से वंचित किया जाता है। जो जमीन होता है ना, उसको बंधक के रूप में ले लिया, तो काश्तकार वहां पर क्या करता है कि वो उसके लिए कुछ लगान या उस सब जो टैक्स या उससे जो भी फसल होंगे, तो उसका उत्पादन का कुछ ले सकता है क्या? नहीं। तो उसका लाभ जो है उससे वंचित किया जाता है काश्तकारों को। ठीक है, तो इसको कहा जाता है भुगत बंध या बंधक कहा जाता है। कोड़कर या कोरकर, देखिए कोड़कर या कोरकर, ये क्या भूमि होती है इसको देखिए। भूस्वामी के अतिरिक्त जो भूमि का जो मालिक होता है, उसके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अलावा अन्य कृषक द्वारा तैयार जंगली या बंजर भूमि। देखिए, इतना सारा जो जमीन जो दिख रहा है ना, ये किसी जमींदार या भूमि के मालिक का है, भूस्वामी का या जमींदार किसी का। लेकिन भूस्वामी या जो जमींदार होते हैं उसके पास इतनी जो है नहीं, उतनी नहीं कर सकता है कृषि के लिए। मान लेते हैं इधर वाला जंगल क्षेत्र है, इसको कौन साफ करेगा? इधर खेती उती अभी नहीं किया जा सकता है, जो साफ है उसी पे हम खेती करेंगे। अब इधर सफाई ये नहीं करता है, जो मालिक होता है वो साफ नहीं करता है, तो तब वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को बोलता है कि यदि या अन्य व्यक्ति उसको जाके बोलता है कि मालिक, इधर वाला जो जमीन है ना, इधर जो झाड़ी उड़ी है इसको साफ करके जो है हम यहाँ पर खेती करने वाले हैं, चाहे इधर वाला जो साफ ये सबको काट के जो है हम इधर खेती करने जा रहे हैं, तो क्या आप दे सकते हैं? तो एक पूछताछ होती है, उसके बाद उसको दिया जाता है। तो इधर ये साफ करके अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो भी झाड़ी उड़ी है इसको साफ करके ये कृषि जो इसको भूमि को बनाएगा प्लेन। अब ये जो कहलाएगा क्या, तो इसको कहा जाता है क्या? कोड़कर। यानी इधर साइड जो कोड़कर जो तैयार किया, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? कोड़कर या कोरकर। तो ये भूस्वामी यानी भूमि का मालिक नहीं करेगा, ये अन्य व्यक्ति करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? कोड़कर। यानी उस कृषक द्वारा तैयार जंगली या बंजर भूमि को यहाँ पर कोड़कर कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से जो है ना, यहाँ पर भूमि को जो है डिवाइड उस समय किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे और चीजों को देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर और कुछ चीजें यहाँ पर, भूघृति। अब देखिए भूघृति यहाँ पर क्या होती है? भूधारक, जो भूमि का धारण किया हुआ जो व्यक्ति है, यानी भूमि जिसका है, भूधारक का हित यानी या मुंडारी खुटकट्टीदार इस पे नहीं आएगा।
ठीक है, इसको याद रखना। अब ये किस कंडीशन में उसको समझिए पहले। तो यहाँ पर एक अस्थाई भूघृति होता है। अस्थाई भूघृति का मतलब जैसे मेरा दादा, जो भी मेरा दादा है उसका जमीन मेरे पिता के अधिकार में आ गया, अब उसके बाद मेरे अधिकार में आ गया, अब इसके बाद जो मेरा जमीन होगा वो मेरा पुत्र का अधिकार में आ जाएगा। यानी जो नर वारिस जो होते हैं उसके अधिकार में जो जमीन मिलते जाता है यानी अपने वंशज के द्वारा, तो उसको कहा जाता है क्या, अस्थाई भूघृति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए और एक पॉइंट यहाँ पर है, पुनर्ग्रहण भूघृति। अब इस पे क्या हुआ कि यदि मान लेते हैं मेरा दादा का जमीन तो मेरा पिताजी के पास आ गया और उसके बाद वो मेरा आ गया, अब मेरा कोई भी नर संतान ना हो, यानी मेरा कोई नर संतान यानी मेरा कोई बेटा ना हो, तो मेरी बेटी होगी, तो उसके अधिकार पे ये जमीन नहीं जाएगा, सिर्फ नर संतान पे ही जाएगा। और यदि मेरी बेटी हो गई तो उसके बाद जो है क्या होगा, इस जमीन का जो मालिक होगा, अभी तक तो हम मालिक थे ना, और उसके बाद उस जमीन का जो मालिक होगा, जो भूस्वामी, जो भूमि का जो मेन जमींदार होता है, ठीक है, भूमि का मालिक होता है, उसके पास वो जमीन चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है क्या, पुनः ग्रहण भूघृति। तो इस तरह का भी यहाँ पर आपको जमीन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे झारखंड का कोई भी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आप लोग जो है लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों को कुछ भी ऐसा अगर आपको डाउट हो रही है तो ठीक, या कुछ भी पूछना भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे कब आरंभ हुआ? तो देखिए छोटानागपुर में जो है पहली बार सर्वे कब हुआ था? आप लोगों को पता है कि 1908 में जो है काश्तकारी अधिनियम तो लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सर्वे किया जाएगा ताकि यहाँ की जमीन है किस तरह की, सारी चीजों को यहाँ पर छानबीन किया जाएगा ना। तो सर्वे जो है पहली बार किया गया था, यहाँ पर याद रखना है कब, तो 1902 ईस्वी में। कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? तो आप लोगों को डेट के साथ अभी आप लोगों को बताए थे कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो देख रहे हो वो किस तिथि को लागू किया गया था? तो 11 नवंबर 1908, इसको याद रखिएगा, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो झारखंड से जुड़ी है और अभी पढ़ाइए रहे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो आंसर क्या होगा आपका? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसको याद रखना है। कौन सा अधिनियम? तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट आप लोगों को बताए थे कि छोटानागपुर काश्तकारी जो अधिनियम जो देख रहे हो इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, यानी इसका खाका, तो ये थे कौन? जॉन एच हॉफमैन। क्या नाम बता रहे हैं? जॉन एच हॉफमैन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये सारा चीज आपको स्टार्टिंग बता दिए, अब खाली आपको यहाँ पर टिक लगाते चलना है। जिसको भी आंसर आ रहा है आप लोग टिक लगाते चलिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करते चलिएगा, 19। यानी कितने यहाँ पर अध्याय पूछेगा तो 19 अध्याय थे। नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने धाराएं हैं? तो धारा आप लोग को बताए थे, कितना धाराएं यहाँ पर थी? तो 271, यानी 19 अध्याय और 271 धारा याद रखना है। धाराएं कितनी? तो 271, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का उद्देश्य था। हाँ, इसका आप लोगों को उद्देश्य बताए थे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए, मजदूरों के हितों की रक्षा, भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, यानी गलत तरीके से यहाँ पर भूमि पर कब्जा कर लेता है उसको रोकना, मुंडाओं और उराओं की भूमि की बिक्री को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, यानी भूमि पर जो अवैध कब्जा, गलत तरीके से जो कब्जा कर लेता है कोई भी भूमि पर, तो उसको रोकना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के पहले जो है ना, प्रथम वर्ष में जो यहाँ पर सर्वे हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पर देखिए ट्रवर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रवर्स। ट्रवर्स सर्वे। अब ट्रवर्स सर्वे क्या होता है उसको समझिए पहले। स्टार्टिंग में क्या किया गया, जब ट्रवर्स सर्वे जब होता था ना, तो उस समय जो भी भूमि होती थी उसको सीधा सीधा मेजर करके जो है उसको तैयार किया गया स्टार्टिंग में। अब उसके बाद जो है छोटे छोटे टुकड़े को बाद में किया जाएगा, तो उसी को कहा जाता है ट्रवर्स सर्वे। तो देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष याद रखना, प्रथम वर्ष का जो सर्वे था इसको क्या कहा जाता था? ट्रवर्स सर्वे। पहले वर्ष, तो पहले वर्ष जो है इस तरह से चेन के द्वारा, चेन अभी भी उपयोग किया जाता है जमीन मापने में, आप लोग देखते होंगे जो चेन की तरह नहीं करता है, तो वो अभी भी उपयोग करता है। तो ये देखिए चेन के द्वारा इस तरह से जो आपका सर्वे होती है ना, तो इसी को कहा जाता है क्या? देखो ट्रवर्स सर्वे कहा जाता है। तो प्रथम वर्ष में कौन सा सर्वे हुआ था? तो ट्रवर्स सर्वे याद रखना, प्रथम में ट्रवर्स सर्वे। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आइए, कडस्ट्रल सर्वे क्या था? तो कडस्ट्रल सर्वे जो देख रहे हो ना यहां पर देखिए, सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे, पहला वर्ष तो ट्रवर्स था, अब दूसरे वर्ष का जो सर्वे हुआ था तो उसको कहा जाता है क्या? कडस्ट्रल सर्वे। पहले वर्ष वाला ट्रवर्स और दूसरे वर्ष वाला कडस्ट्रल। सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसको क्या कहा जाता है? कडस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें जो जैसे मान लेते हैं सीधा सीधी, तो आप ऐसे जो है इसको जो है बंटवारा कर दिए या उसको जो है डिवाइड कर दिए पहले, ठीक है। लेकिन अब जहां छोटा छोटा भाग कहीं आपका बच गया तो उसको आप कैसे प्रबंध करोगे? तो उसके लिए जो है कडस्ट्रल सर्वे तैयार किया गया था दूसरे वर्ष। तो ये देखो, ये कहीं कहीं छोटा छोटा जो भाग देख रहे हो ना इस तरह से, तो इसको जो है तरीके से जो है इसको प्रबंध करने के लिए कडस्ट्रल यानी छोटे छोटे भागों को जो है या उसके भागों को जो है प्रबंध करने के लिए, अच्छे तरीके से प्रबंध करने के लिए कौन सा सर्वे लाया गया था पूछेगा तो कडस्ट्रल सर्वे लाया गया था। यानी कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं ना जहां पर मान लेते छोटा सा भाग बच गया, तो आप लोग देखते होंगे कि वहां पर खाता नंबर, प्लॉट नंबर अलग अलग प्लॉट पे हुआ आता था। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है कडस्ट्रल सर्वे तैयार किया गया था इसके लिए। तो इस तरह का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीएनटी एक्ट पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे था। नेक्स्ट आइए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कितने प्रमंडल में लागू है? तो आप लोगों को बताए थे कितने प्रमंडल? एक उत्तरी छोटानागपुर, दूसरा पलामू, तीसरा और चौथा, 4 प्रमंडल पे ये लागू है, जबकि इस पे आपका नहीं लागू है, इस पे नहीं है, ठीक है। तो 4 ही याद रखना, कितना में है? 4 में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कितने जिलों में लागू है? अब जिला देखिए कहां से, तो आप लोग देखे थे कि इतना दूर से इधर था, यही ना, तो इतना से इधर ये क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र हो गया, इधर आपका और इधर आपका क्षेत्र। अब यहाँ पर तो लागू नहीं था, ठीक। तो कितने जिलों में है? तो इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जिला को हटाएंगे, 24 में 6 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी 18 जिला में जो है लागू है। अब कौन कौन से जिला में लागू नहीं है? तो आप लोगों को दिख रहा है, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़, इन सब में जो है सीएनटी एक्ट लागू नहीं है। इसके बाद बाकी जितना भी इधर जो आप जिला देख रहे हो, ये सभी जिलों में जो है क्या है? सीएनटी एक्ट लागू है। तो यानी देखा जाए कितना जिलों में है पूछेगा तो 18 जिला में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और निम्न में से किस प्रमंडल में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू है? किन किन प्रमंडल में लागू है? तो उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर पे लागू है, कोल्हान में भी लागू है, पलामू में भी। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रमंडल में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है बोल रहा है? तो लागू किसमें नहीं है? तो ये देखिए संथाल परगना जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर लागू नहीं है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संथाल परगना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुंडारी खुटकट्टीदारी से अभिप्रेरित है, यानी मुंडारी खुटकट्टीदारी किसको कहते हैं वो आपको यहाँ पर जानना है। तो देखिए, तो मुंडारी खुटकट्टीदार मतलब क्या होता है? मुंडारी खुटकट्टीदारी का हित, यानी मुंडारियों का जो हित के लिए जो जमीन होती है उसको क्या कहा जाता है? मुंडारी खुटकट्टीदारी।
तो मुंडारी खुटकट्टीदारी का हित का है। चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्या है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जोत से क्या तात्पर्य है? तो जोत के बारे आप लोगों को बताए थे कि जोत का क्या मतलब होता है। तो जो रैयत द्वारा जो कृषि के लिए जो लिया गया जो जमीन है उसे क्या कहते हैं, जोत। तो देखिए रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड, तो रैयत द्वारा जो धारित होता है एक या अनेक जो भूखंड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, जोत कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका प्रश्न बनते हैं। तो जोत किसको कहते हैं पूछेगा, तो रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड को क्या कहा जाता है, जोत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझ जाना कहलाता है। देखिए काश्तकारी से वंचित यानी उसके कोई भी लाभ आपको उस जमीन का नहीं मिलेगा, यानी बंधक के दौरान, तो वो जमीन क्या हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर देखिए भुगत बंधक क्या होगा, भुगत बंध या बंधक, भुगत बंध बंधक होता है। क्या होता है, तो जो भुगत बंध होता है आप लोगों को बताए थे, जो जमीन होते हैं यहाँ पर जो जिस काश्तकार से इस जमीन को बंधक लिया जाता है ना, तो इस जमीन का कुछ भी वहां पर ब्याज ये सब उसको नहीं मिलेगा जब तक वो जो है भुगत बंध यानी जो भी बंधक बंधक जो लिया है वो चुकता ना करे तब तक। ये कंडीशन कैसा आता है आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुके हैं। जैसे कोई साहूकार हो गया, साहूकार यदि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जो है या कोई काश्तकार को ये आपका कुछ उधारी दे दिया पैसा, ठीक है, या कुछ भी चीज उधारी दे दी, अब इसके बदले में इसको चुकता नहीं किया, तब ये क्या करेगा, ये जमीन जो है ये बंधक के रूप में ले लेगा। और तब तक इसका जो काश्तकार का ये जो जमीन होगा, यहाँ से कोई भी यदि कृषि होती है, चाहे कुछ भी यहाँ पर उपजाऊ होती है या जो भी चीज वहां पर उत्पादन होगी, उसका ना उस वो कृषि मिलेगा और ना ही उसका कोई ब्याज मिलेगा और ना ही जमीन का कुछ चीज उसको मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, भुगत बंध या बंधक कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न इस तरह का है, यानी किसी का काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार या उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकार काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझ जाना क्या कहलाता है, तो भुगत बंध या बंधक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला, खंडवत, जन शासन, अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, जो जंगल बंजर या अन्न जुती थी एवं जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो कहलाती है। यहाँ पर बात समझिएगा, पॉइंट बात, भूस्वामी से भिन्न यानी भूमि का जो मालिक होता है, जो मेन जमींदार होता है, उससे किसी अन्य कृषक द्वारा यानी अन्य किसान के द्वारा उस भूमि को तैयार किया गया है। कौन सी भूमि, जंगल या जो बंजर भूमि, और उस पे जो जुताई किया या जो भी वहां पर खेती किया है या जो कृषि किया है, तो ये जमीन किसका होता है। तो आप लोगों को वहां पर बताए थे क्या था, कोरकर या कोरकर। तो यहाँ पर देखिए कोरकर लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरकर। तो चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार से भूमि धारण करता है कहलाता है। तो देखिए वह भूमि जो तुरंत काश्तकार से, तो काश्तकार से तुरंत भूमि कब धारण होती है, तो देखिए भूस्वामी कब हो जाएगी, भूस्वामी। तो भूस्वामी जो देख रहे हो ना, काश्तकार से जो है भूमि का जो जमींदार होता है उसके पास तुरंत वह भूमि चला जाता है। जो भी काश्तकार, जैसे हम किसी काश्तकार को भूमि दे दिए, ठीक है, वो जो भी खेती किया और उसके बाद यदि उसका आगे नहीं बढ़ा या वो भूमि को छोड़ दिया या आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, उसका कोई संतान नहीं है, तो वो भूमि तो उसका आगे नहीं जाएगा। तो उसका वो भूमि किसका होगा, तो भूस्वामी, जो भूमि का जो जमींदार होता है ना या जो मालिक होता है उसके पास वो चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, तो भूस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसा भूघृति जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन होने के पश्चात पुनः भूस्वामी को आपस हो जाता है कहलाता है। अभी देखो इस तरह का एक प्रश्न यहाँ पर अभी आ गया, तो रैयत का यदि नर वारिस नहीं हुआ तो वो भूमि किसके पास चला जाएगा, तो उसका जो भूस्वामी यानी जो जमींदार होगा उसके पास वो भूमि चली जाती है।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये पुनः ग्राह, यानी वहां पर जो है अभी आपको बताएं कि जो रैयत हुआ, जैसे हम भूस्वामी यानी जमींदार, और मेरा जमीन में मेरा रैयत होगा, रैयत जो है उस पर खेती कर रहा है, जो भी उसका जो वंशज होगा तो वो उसका मालिक होगा। लेकिन यदि मान लेते हैं उसका नर वारिस नहीं हुआ, यानी उसका बेटे का जन्म, उसका बेटा नहीं हुआ, उसकी पुत्री हुई, तो वो जमीन किसका होगा, तो उसके बाद जो है वो सारा जमीन किसके पास चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ये कौन सा जमीन कहलाएगा, तो ये पुनः ग्रह, यानी पुनः वो जमीन हम मेरा आ गया। नेक्स्ट आइए, काश्तकारों के वर्ग में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो काश्तकार में आप लोगों को बताए थे डिफरेंट टाइप का, जो भूमि धारण करता है, भूमि धारक, दर रैयत, अधिभोगी रैयत, अंधी भोगी रैयत और मुंडारी खुदकट्टीदार, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, तो काश्तकार के अंतर्गत सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे को जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान भी चुकाता है, तो वो क्या कहलाता है, यानी अपनी या किसी दूसरे का भी जमीन जो है वो लिया हुआ है और उसका लगान भी देता है, तो उसको क्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन के साथ आप लोग स्टार्टिंग में देखे होंगे कि ये आपका क्या कहलाता है, तो भू धारक कहलाता है। तो चलिए आज के लिए जो है ये आपका सीएनटी एक्ट का जो है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उन सबको आप लोग को करा दिए हैं। फिर से जो है इसी तरह का नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए।